हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हम स्ट्रक्चर के ऊपर विंड लोड बाय मैनुअल कैलकुलेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द विंड लोड। इसमें सबसे पहला मेथड जो आता है वो स्टैटिक मेथड है। दूसरा जो है वो डायनामिक मेथड है, जिसको हम लोग गस फैक्टर मेथड भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो फोर्स कोएफिशिएंट मेथड है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। और तीसरा जो चौथा जो है वो विंड टनल एनालिसिस है। सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर हाइट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, द मेथड ऑफ कैलकुलेशन विल बी डिसाइडेड। जो मेथड है हम लोग जो डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड हम लोगों को चॉइस करना है कैलकुलेशन के लिए, वो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आज हम लोग जो देखेंगे मैनुअल कैलकुलेशन वो देखने वाले हैं फोर्स कोएफिशिएंट मेथड के बारे में। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले मैंने एक सैंपल मॉडल ले लिया है जो G+23 फ्लोर्स का है। टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 73.9। G+23 है प्लस टेरिस है। फाउंडेशन से ग्राउंड फ्लोर का, जिसको हम लोग प्लिंथ लेवल भी समटाइम्स कंसिडर करते हैं, उसकी हाइट 3 मीटर है। और फिर फर्स्ट फ्लोर की हाइट 4 मीटर है। देन रेस्ट अप टू द 6th फ्लोर 3 मीटर हाइट है। और 7th फ्लोर की जो है वो हाइट 3.3 मीटर है। तो कुछ फ्लोर्स पर सिर्फ हाइट 3.3 मीटर है, बाकी रेस्ट ऑल फ्लोर्स आर ऑफ 3 मीटर हाइट। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम लोगों की टिपिकल हाइट जो है 3 मीटर है और कुछ फ्लोर पर 3.3 मीटर है। ये चीज याद रखना। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 73.9 मीटर। ये हम लोगों को आगे लगने वाले हैं। तो मैंने एक सिंपल मॉडल ले लिया है, जिसका डायमेंशन यहाँ आप देख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में 12.5 मीटर है, वाई डायरेक्शन में उसका डायमेंशन जो है वो 15 मीटर है। टोटल हाइट मैंने आपको बता दिया है। अभी क्या है, विंड लोड हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, दो मेथड्स हैं विंड लोड कैलकुलेशन के लिए। विंड लोड हम लोग को स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करना है, उसके लिए दो मेथड्स हैं। पहले तो हम लोग जाते हैं विंड लोड लोड पैटर्न में, डिफाइन लोड पैटर्न में जाना है। कैसे जाएंगे, सो गो टू डिफाइन, देन लोड पैटर्न। लोड पैटर्न में यहाँ पर अभी पहले से एक लोड था, उसी को मॉडिफाई कर लेता हूं मैं। तो विंड लोड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ लोड विल बी दी विंड। ओके, देन यहाँ पर जो है देखिए क्या होता है, दो तरीके हैं विंड लोड अप्लाई करने के लिए। उसमें सबसे पहले तो आप एक कोडल विद द हेल्प ऑफ कोडल प्रोविजन IS 875/2015 अभी लेटेस्ट वाला जो है, उसके थ्रू क्या हम लोग लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है पहला, इंडियन IS 875/2015 मॉडिफाइड लोड। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन। अभी इसमें मॉडिफाइड लोड में आप जाएंगे तो ये एक मेथड है बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ईटैप के हम लोग कुछ बेसिक पैरामीटर्स स्ट्रक्चर के डिफाइन कर देंगे एंड बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट सेटिंग प्रोवाइडेड बाय द IS कोड 875/2015, ईटैप क्या करेगा, वो लोड कैलकुलेट करेगा हर फ्लोर वाइज, वो खुद कैलकुलेट करेगा। हम लोग उसको सिर्फ बेसिक किस ट्रेन कैटेगरी में आता है आपका, उसका इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर फीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट बेसिक इंफॉर्मेशन ईटैप क्या है, विंड लोड कैलकुलेट करेगा हर फ्लोर पर। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर आप कोड की हेल्प ना लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे यूजर डिफाइन या फिर यूजर लोड्स। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यूजर लोड्स। अब इसको अगर आप लोग लेंगे, मॉडिफाई लोड मैं दे दिया। अब इस केस में अगर आप इसको मॉडिफाई लेटरल लोड देंगे तो यहाँ आपको ये पूछेगा, यहाँ पर आप मैनुअली जो कैलकुलेशन किए हो वो वैल्यूज यहाँ पर आप फीड कर सकते हो। तो जनरली ये यूजर लोड पहले ही आपको बताया, हाई राइज स्ट्रक्चर में हम लोग ईटैप के ऊपर टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ईटैप क्या वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको बहुत हाई राइज स्ट्रक्चर है लाइक मोर देन 15 फ्लोर, मोर देन 20 फ्लोर,
तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस मेथड से जाइए, यूजर लोड्स। इसमें खुद वैल्यूज कैलकुलेट करिए और फिर स्ट्रक्चर के ऊपर असाइन कीजिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हम लोग आगे मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम लोग डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट देखने वाले हैं। तो मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले लिया। अब दूसरा एक लोड पैटर्न हम लोग को डिफाइन करना है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, सेम विंड रहेगा, यूजर लोड रहेगा, ऐड न्यू लोड। अगेन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, add new load, then negative y डायरेक्शन, add new load। तो चारों डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई, चारों डायरेक्शन में हम लोग ने डिफाइन कर दिया है। अब देखेंगे हम लोग ये वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं विंड लोड कैलकुलेशन। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर थिंग्स सिर्फ हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं विंड लोड एप्लीकेशन। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सेल शीट है, इसके थ्रू हम लोग लोड कैलकुलेशन करेंगे ओवर द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर एट डिफरेंट फ्लोर्स। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये स्ट्रक्चर लोकेटेड है मुंबई में। हम लोगों को सबसे पहले लोकेशन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बेसिस पर हम लोग डिजाइन बेसिक विंड स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएस कोड 875/2015 को की हेल्प लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा विंड, इसमें क्या है, हम लोग कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। जितने भी आपको येलो सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करना है। बाकी जितने भी वाइट सेल्स हैं इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक उसके साथ वेरी होगा आप जो इंफॉर्मेशन येलो सेल्स में फीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे जोन का लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो मैं अज्यूम करता हूँ प्रोजेक्ट जो हम लोगों का मुंबई का प्रोजेक्ट है। ठीक है, मुंबई की बेसिक विंड स्पीड क्या है, वीबी इज बेसिक विंड स्पीड। तो ये कैसे पता चलेगा, तो IS 875 के आप कुछ नीचे वैल्यू दी हुई है, टेबल दिया हुआ है, उसमें लोकेशन के हिसाब से बेसिक विंड स्पीड सी IS 875 पार्ट 3 2015 51 पेज नंबर पर आपको मिलेगा। सम इम्पोर्टेंट सिटीज है और उसके बेसिक विंड स्पीड्स हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक विंड स्पीड मुंबई के लिए जो है, मुंबई के लिए 44 है। सी मुंबई के लिए आपको जो बेसिक विंड स्पीड है वो 44 है, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, 44। तो ये मैं यहाँ पर 44 बेसिक विंड स्पीड लिख देता हूँ, 44। ओके, देन रिस्क कोएफिशिएंट। अभी रिस्क बेसिक विंड स्पीड हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। रिस्क कोएफिशिएंट एक्चुअली क्या है, बेसिक विंड स्पीड के लिए हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स चाहिए। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर ये पैरामीटर्स डिफाइन करने जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए डिजाइन विंड स्पीड VZ। VZ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, VB बेसिक विंड स्पीड मल्टीप्लाइड बाय K1, K2, K3, K4। These are all are the factors। पहला आपका रिस्क कोएफिशिएंट है, दूसरा ट्रेन कैटेगरी फैक्टर है, टोपोग्राफी फैक्टर है तीसरा, और चौथा साइक्लोनिक रीजन फैक्टर। आपका किस रीजन में आ रहा है, वहां पर साइक्लोनिक इफेक्ट कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम लोग K4 फाइंड आउट करना होता है, K3 फाइंड आउट करना है, K2 फाइंड आउट करना है, K1 फाइंड आउट करना है। मैं यहीं पर आपको बताता चलूं, K2 की वैल्यू जो है, K1 तो हम लोग मिल जाएगा, K3 भी मिल जाएगा इजीली, K4 भी मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम इज फॉर K2। K2 क्या है, K2 इज ट्रेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर। अभी K2 हाइट फैक्टर है, और एज यू नो दैट हम लोगों की स्ट्रक्चर की हाइट क्या है, वेरी हो रही है। पहले फर्स्ट फ्लोर पर देखेंगे तो हाइट कुछ रहेगा, सेकंड फ्लोर पर हाइट चेंजेस रहेंगे, थर्ड फ्लोर पर हाइट चेंजेस रहेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर होते जाएंगे तो उसकी स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ते जाएंगी। तो K2 फैक्टर क्या है,
K2 इज द हाइट फैक्टर, तो ऑब्वियसली ये हाइट के साथ वेरी करेगा, तो ये हम लोग क्या, इसके लिए हम लोग को थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। आईएस कोड में इसका प्रोविजन है, अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, K2 के लिए हम लोगों को अलग से थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। बाकी K1, K3 और K4 ये फैक्टर्स हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देन पहले क्या है, VZ हम लोगों का फाइंड आउट हो गया। फिर डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर के लिए क्या है, डिजाइन विंड प्रेशर का फॉर्मूला है PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर। तो ऊपर जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करके PZ फाइंड आउट कर लेंगे, PZ। ओके, देन PZ के बाद हम लोग को चाहिए PD, डिजाइन विंड प्रेशर। ओके, डिजाइन विंड प्रेशर के लिए हम लोग को चाहिए KD, KA, KC इंटू PZ। मैं यहाँ पर आपको फॉर्म पढ़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो PD डिजाइन विंड प्रेशर, KD इज व्हाट, विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर। विंड का डायरेक्शन क्या है, आपका स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन कैसा है और उसका डायरेक्शन कैसा है, विंड का डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करता है आपका विंड डायरेक्शन फैक्टर। देन KA, K इज द एरिया एवरेजिंग फैक्टर, आपका विंड जो फोर्स आ रहा है। देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सपोज आपका ये प्लान है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, इज अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये विंड जो विंड लोड है क्या हो सकता है, ये डायरेक्टली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। ये तो बट हम लोग श्योर नहीं है, समटाइम्स क्या हो सकता है, विंड लोड इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, ठीक है, विंड लोड इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका विंड लोड तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, बट आपका स्ट्रक्चर का प्लान इस तरीके से है, तब भी क्या होगा, ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा, ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा। तो ये क्या है, विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर, तो इसको हम लोग कंसिडर करना पड़ता है। देन एरिया एवरेजिंग फैक्टर, इसका एरिया हम लोग एवरेज एरिया क्या होता है, हम लोग एवरेज एरिया फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं, जो आपका विंड है ओवर द हाइट, सपोज ये आपका स्ट्रक्चर है, उसका टोटल एक्सपोज्ड एरिया का हम लोग कुछ एवरेज फैक्टर लेते हैं, तो वो फैक्टर हम लोग आईएस कोड में डिफाइन किया हुआ है। सपोज ये आपका विड्थ हो गया, ये टोटल हाइट हो गया स्ट्रक्चर का टोटल हाइट, तो इसका हम लोग कुछ एरिया, इसके ऊपर कुछ फैक्टर लिया हुआ एटैब्स ने, तो हम लोग वो फैक्टर कंसिडर आईएस कोड ने, तो वो फैक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, शायद आगे हम लोग इसको और कुछ वैल्यू, कुछ चीजें हम लोग इसके अंदर देखना रहेगा। ओके, तो एरिया एवरेजिंग फैक्टर हो गया। देन केसी कॉम्बिनेशन फैक्टर, कॉम्बिनेशन फैक्टर भी हम लोगों को लगने वाला है, वो कॉम्बिनेशन फैक्टर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या कॉम्बिनेशन फैक्टर्स हैं। देन पीजेड की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, चारों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, देन वी विल गेट द पीडी वैल्यू, डिजाइन विंड प्रेशर। और फिर ये डिजाइन विंड प्रेशर का वैल्यू लेकर हम लोगों के पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फाइनल जो फोर्स है एट अ पर्टिकुलर हाइट, इज इक्वल टू CA फोर्स कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी वो भी हम लोग देखने वाले हैं। देन
पीडी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, फाइनल पीडी की वैल्यू। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद हम लोगों को क्या फाइनल वैल्यू मिलेगी, लैटरल फोर्स, ये जो वैल्यू है लैटरल फोर्स और विंड फोर्स एट अ पर्टिकुलर हाइट बाय फोर्स कोएफिशिएंट मेथड। तो ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या है फाइनल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्दर, कैसे हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अभी पहले ही मैंने बताया आपको बेसिक विंड स्पीड हम लोगों को चाहिए, तो बेसिक विंड स्पीड आपको IS 875 2015 पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। बेसिक विंड स्पीड फॉर मुंबई लोकेशन दैट इज 44। ठीक है, 44 हो गया, यहाँ पर फीड कर देना 44। देन रिस्क कोएफिशिएंट वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको ऊपर टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 7 पर आपको दिया हुआ है ऑल जनरल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग है, तो ये ऑल जनरल बिल्डिंग्स में आएगा। ठीक है, ऑल जनरल बिल्डिंग्स में है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर हम लोग 50 ईयर्स अज्यूम करते हैं, और बेसिक विंड स्पीड वहां की कितनी है हम लोगों का 44 है। 44 के लिए K1 की वैल्यू कितनी है, सी K1 की वैल्यू 44, K1 की वैल्यू 44 मीटर पर सेकंड के लिए 1 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रिस्क कोएफिशिएंट पुट कर देंगे 1। रिस्क कोएफिशिएंट यहां पर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। देन टोपोग्राफी फैक्टर, अभी टोपोग्राफी फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है, टोपोग्राफी फैक्टर इज व्हाट, K3। अभी K3 टोपोग्राफी फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर का विंड जो एक्शन है वो स्ट्रक्चर से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज आइदर लेस देन 3 डिग्री और ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये हम लोगों को दिया हुआ है टोपोग्राफी फैक्टर, आप इसमें देखेंगे आइस कोड में। सो टोपोग्राफी फैक्टर द बेसिक विंड VB गिवन टेक्स इनटू अकाउंट, तो यहाँ पर आप उसको पूरा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो K3 फैक्टर द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी शैल बी सिग्निफिकेंट एट साइड व्हेन अपविंड स्लोप इज मोर देन about 3 degree and below that the value of K3 may be taken to be equal to 1। तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ अपविंड स्लोप जो है वो दैट इज लेस देन 3 डिग्री, हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आइदर ग्रेटर देन 3 डिग्री और लेस देन 3 डिग्री। तो मैं लेस देन 3 डिग्री लेता हूँ, तो टोपोग्राफी फैक्टर वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए इफ द वैल्यू ऑफ K3 में बी बिलो अगर रहेगा एंड बिलो दैट द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी शैल बी सिग्निफिकेंट एट अ साइड व्हेन अपविंड स्लोप थीटा इज मोर देन अबाउट 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री से ज्यादा है जब टोपोग्राफी फैक्टर हम लोग कंसिडर करना है, अदरवाइज अगर उससे कम है तो हम लोग वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1। देन साइक्लोनिक रीजन फैक्टर, साइक्लोनिक रीजन फैक्टर के लिए फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है, आइदर इट इज रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कंसिडर करता हूँ रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग है, ये पब्लिक बिल्डिंग नहीं है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं है, तो मैं ऑप्शन ले लेता हूँ ऑल अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू फॉर ऑल अदर स्ट्रक्चर, और अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उसके लिए 1.1 फैक्टर है, पब्लिक बिल्डिंग है तो उसके लिए 1.3 है। तो ऑल अदर स्ट्रक्चर मैं ले लेता हूं, उसके लिए वैल्यू 1 है। देन KD की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए लगने वाला है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। आपका ज्योमेट्री कैसा है स्ट्रक्चर का, आइदर इट इज रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर,
ऐसा है या फिर सर्कुलर है। तो दो ऑप्शन है। तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर के लिए वैल्यू जो है वो KD की 0.9 है और सर्कुलर के लिए इट इज 1। सर्कुलर के लिए 1 है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर के लिए वैल्यू जो है उसकी 0.9 है। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर मॉडल का ज्योमेट्री प्लान कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो उसकी वैल्यू क्या है 0.9 आएगी। देन ट्रिब्यूटरी एरिया एवरेजिंग फैक्टर, मैं पहले ही आपको बताया था, इफ इट इज लेस देन 10 स्क्वायर मीटर देन वैल्यू विल बी 1, इफ it is equal to 25 square meter the value will be 0.9, and if it is greater than 100 square meter so value will be 0.8। तो हम लोग क्या है that is more than 100 square meter। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, आपकी हाइट कितनी है स्ट्रक्चर की 73.9 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ दैट इज 15, कितना हो जाता है 1108 स्क्वायर मीटर। तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 100 स्क्वायर मीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8। देन लोड कॉम्बिनेशन फैक्टर, केसी की वैल्यू आपको चॉइस करना है। सो केसी की वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर, तो इसके लिए क्या है विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर अगर है तो उसकी वैल्यू रहेगी 0.9, और अगर सर्कुलर है और नियरली सर्कुलर है तो उसकी वैल्यू रहेगी 1। तो इसलिए मैंने वहां पर उसको 0.9 लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया एवरेजिंग फैक्टर, ये भी यहाँ पर वहां पर आप लोगों ने देखा है, अगर एरिया इज लेस देन 10 स्क्वायर मीटर तो 1 रहेगा, इज इक्वल टू 25 स्क्वायर मीटर तो 0.9, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 100 स्क्वायर मीटर तो इट विल बी 0.8। देन ट्रिब्यूटरी एरिया, ये तो हो गया। केसी की वैल्यू हम लोगों को देखना है, केसी की वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, केसी की वैल्यू दैट विल बी 0.9। अभी हम लोग देखेंगे जहां पर कहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, आप उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये केसी की वैल्यू लोड कॉम्बिनेशन फैक्टर विल बी 0.9। ट्रेन कैटेगरी, अभी मुंबई लोकेशन कौन सी कैटेगरी में आता है, ट्रेन कैटेगरी उसकी कौन सी कैटेगरी आती है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, दैट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग एरिया, स्ट्रक्चर का सराउंडिंग एरिया कैसा है उसके ऊपर ट्रेन कैटेगरी होता है। अभी कैटेगरी IS कोड हम लोग को 4 कैटेगरीज डिफाइन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। अभी कैटेगरी 1 क्या है, आपका सराउंडिंग एरिया क्या है, वो बिल्कुल क्लीन है। लाइक क्या है, सपोज जो मुंबई लोकेशन है, जो भी लोकेशन है वहां पर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है और उसके सराउंडिंग में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, दैट इज ट्रेन कैटेगरी फर्स्ट। सेकंड केस क्या है कि आपका स्ट्रक्चर है और उसके सराउंडिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज अप टू 10 मीटर हाइट, उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, दूर दूर स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ डिस्टेंस स्ट्रक्चर्स हैं और उसकी हाइट दैट इज लेस देन 10 मीटर, तो वो आपके आ जाएगा सेकंड कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में ट्रेन कैटेगरी 2। और तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर है उसके सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स हैं और उसकी हाइट जो है वो अप टू और ग्रेटर देन 10 मीटर है, अप टू एंड ग्रेटर देन 10 मीटर, दैट कम्स अंडर द ट्रेन कैटेगरी थर्ड।
तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मुंबई लोकेशन विल कम्स इन बोथ थर्ड, आप थर्ड कैटेगरी में भी ले सकते हो, फोर्थ कैटेगरी में ले सकते हो, तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ कि वो थर्ड कैटेगरी में। सो द ट्रेन कैटेगरी विल बी 3। तो इसका डेफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ट्रेन कैटेगरी कैसे डिसाइड करेंगे ये आपको आईएस कोड में दिया हुआ है, आप उसको डिटेल में रीड करना, वरना यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। टोपोग्राफी, सी ट्रेन कैटेगरी, टोपोग्राफी फैक्टर, ट्रेन हाइट कैटेगरी हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ रीड करिए और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैटेगरी 3, देन बिल्डिंग डायमेंशन अलोंग विंड डायरेक्शन। अभी क्या है, इसमें विंड लोड हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो हम उसका प्लान देखेंगे। सपोज हम लोग को विंड कैलकुलेट करना है, सपोज ये मेरा प्लान ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। ओके, अगर विंड लोड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, दिस अगर हम लोग विंड कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, विंड इन एक्स, तो ये डायमेंशन पैरेलल एक्सिस जो आएगा, पैरेलल डायमेंशन जो आएगा, दैट विल बी योर ए वैल्यू। ओके, एंड जो ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा जिसके परपेंडिकुलर विंड लोड एक्ट होगा, उसको हम लोग लेंगे बी। ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग को लोड कैलकुलेशन, विंड लोड कैलकुलेशन करना वाई डायरेक्शन में, ठीक है, अब ये पैरेलल टू वाई हो गया, तो इस केस में क्या रहेगा, ये डायमेंशन जो रहेगा ये रहेगा ए, और जिसके परपेंडिकुलर में आ रहा है वो रहेगा बी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर में आ रहा है विंड लोड, हम लोग वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जिसके पैरेलल में आ रहा है, जो डायरेक्शन डायरेक्शन के पैरेलल में आ रहा है उसको हम लोग ए लेंगे, और जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आ रहा है उसको हम लोग बी लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक्स डायरेक्शन में लोड कैलकुलेट करना है, सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में हम लोगों को लोड कैलकुलेट करना है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है 12.5, ये क्या हो जाएगा ए। ओके, तो मैं एक्सेल शीट में लिख देता हूँ, बिल्डिंग डायमेंशन अलोंग विंड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम लोग लोड कैलकुलेट कर रहे हैं उसको मैं पहले ही बताया ए कंसीडर करेंगे, तो 12.5 सी 12.5 मीटर, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 12.5 मीटर। देन बिल्डिंग डायमेंशन अक्रॉस विंड डायरेक्शन, जो अब इस डायरेक्शन में हम लोग विंड लोड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया ए, और किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, किसके परपेंडिकुलर पर आ रही है, तो ये हो गया डायमेंशन 15 मीटर, ठीक है, तो ये 15, बी रहेगा 15। आई होप यू अंडरस्टूड। देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग अबव ग्राउंड, अब इसके लिए क्या है, विंड लोड, सपोज स्ट्रक्चर हम लोगों का बेस जो है ये फाउंडेशन लेवल है, दिस इज व्हाट दिस, ओके, इसको इरेज कर देता हूँ।
हाँ, ये आपका फाउंडेशन लेवल है, ठीक है, बेस और फाउंडेशन लेवल, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो ऑब्वियसली विंड जो है वो ग्राउंड पर एक्ट नहीं होगा, ठीक है, विंड ग्राउंड पर एक्ट नहीं होगा, विंड कहाँ पर एक्ट होगा, फर्स्ट फ्लोर पर। तो इसीलिए हम लोग क्या है, जब हाइट एक्सेल शीट में हम लोग जब स्टोरीज डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टोरी से। ये ध्यान में रखना है आपको। हम लोग ई टाइप में जो मॉडल करते हैं, ई टाइप में जो स्टोरी डिफाइन करते हैं, तो क्या रहता है, हम लोग पहले तो बेस होता है, बेस के बाद ग्राउंड या प्रिंट लेवल हम लोग लेते हैं, या फिर उसके बाद फर्स्ट स्टोरी होता है। तो आप ये मिस्टेक मत करना कि आप ग्राउंड लेवल को वहाँ पर कंसिडर कर लियो, ठीक है। इसको अभी हम लोग आगे जब लोड डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसको कर लेते हैं। तो डिफाइन में लोड पैटर्न, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिफाइन, सी यहाँ पर ग्राउंड भी आ गया है, तो ग्राउंड पर ऑब्वियसली विंड तो एक्ट नहीं होगा। सी जब विंड चलेगा, विंड प्रेशर जब आएगा, विंड लोड जब आएगा, वो ग्राउंड के ऊपर नहीं होगा। ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, सपोज एक ट्री है, एक ट्री है, तो ट्री के इस पॉइंट पर विंड लोड नहीं एक्ट होता है। क्या होता है, ट्री के टॉप पर एक्ट होता है, हाइट। तो ओवर दी हाइट जो है एक्ट होगा, ग्राउंड पर नहीं होगा। तो पहला स्टोरी क्या रहेगा हम लोग का, फर्स्ट स्टोरी, देन सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी की हाइट हम लोग क्या लेंगे, ग्राउंड से लेंगे, सी बेस से नहीं लेंगे हाइट हम लोग, ये बेस से नहीं रहेगा, ग्राउंड से स्टोरी हाइट कैलकुलेशन मेजरमेंट स्टार्ट होगा ग्राउंड से। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये विंड ग्राउंड लेवल जो है हम लोग सारा डिलीट कर देंगे। तो इसको कैसे डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट रोज दिया हुआ है, ओके कर दो, डिलीट हो गया। उसी तरह निगेटिव डायरेक्शन में भी हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा, सो डिलीट रो से ओके। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ग्राउंड, डिलीट रो से ओके। निगेटिव वाई डायरेक्शन, मॉडिफाई, ग्राउंड, डिलीट रो से ओके। ओके, तो लोड मैंने यहाँ पर जो चेंजेस करना था लोड पैटर्न में मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी एक्सेल शीट में हम लोग आ जाते हैं वापस से। तो ट्रेन कैटेगरी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, डायमेंशंस पुट कर दिए, टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर कितना है, मॉडिफाई मैंने आपको पहले ही बताया था। टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 73.9 अबव द ग्राउंड। देखिए यहाँ से ग्राउंड से जीरो टू फर्स्ट जो है वो 4 मीटर, और ऐसे कैलकुलेशन करते जाएंगे तो अप टू टॉप वी विल गेट 73.9 मीटर टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो से ओके। टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 73.9 मीटर। देन ए बाय बी रेशो, ए बाय बी रेशो क्या है, अभी यहां से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कोएफिशिएंट। फोर्स कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को चार्ट दिया हुआ है, दो चार्ट आईएस कोड ने डिफाइन किया है। इफ एच बाय बी रेशो, एच क्या है, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, टोटल हाइट अबव द ग्राउंड, एंड ए बाय बी रेशो, डायमेंशनल रेशो जो है वो ए बाय बी रेशो एंड एच बाय बी रेशो के ऊपर हम लोग क्या है, फोर्स कोएफिशिएंट फैक्टर जो है वो फोर्स कोएफिशिएंट फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए चार्ट दिया हुआ है। इफ एच बाय बी रेशो, इफ एच बाय बी रेशो इज लेस देन 1, तो हम लोग ये चार्ट प्रीफर करेंगे। इफ एच बाय बी रेशो इज ग्रेटर देन 1, एट दैट टाइम वी हैव टू फॉलो दिस चार्ट, ठीक है। तो इसका एच बाय बी रेशो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने फॉर्मूला पुट किया हुआ है, तो उसके थ्रू हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है ए बाय बी रेशो 0.833 एंड एच बाय बी रेशो 4.9। सो इट इज ग्रेटर देन व्हाट, 1। तो हम लोग चार्ट कौन सा फॉलो करेंगे, ये चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब उसमें
ये आपको चार्ट आईएस कोड में भी दिया हुआ है, मैं वहीं से ये कैप्चर करके लिया हूँ। ओके सी, ये चार्ट हम लोगों को फॉलो यूज करना है। तो h बाय बी रेशो ऑब्वियसली ग्रेटर देन, तो हम लोग ये चार्ट चॉइस कर लिए। देन a बाय बी रेशो, अभी यहाँ पर कर्व दिया हुआ है और कर्व के वैल्यू किसके ऊपर है, h बाय बी रेशो के ऊपर। इफ इट इज 1 देन वी हैव टू चूज दिस कर्व, देन इफ इट इज 3 देन वी विल चूज दिस कर्व। तो अभी हम लोगों को क्या है 4.9, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5। तो कौन सा कर्व लेंगे हम लोग, ये थर्ड कर्व, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कर्व, ठीक है। देन a बाय बी की वैल्यू चाहिए हम लोगों को, a बाय बी की वैल्यू हम लोगों के पास 0.833 है। तो 0.833 इज 0.5, देन 0.5 और 1, तो क्या हो जाएगा, ये 0.55 हो जाएगा बीच में सेंटर में। इसके और थोड़ा आगे जाना है 0.833, तो क्लोज टू 1 हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर कहीं हम लोग का वैल्यू आता है 0.8, तो उसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये आपको यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा और उसी को हम लोग इस डायरेक्शन में लेके आएंगे y एक्सिस पर। तो वैल्यू हम लोग क्या मिल रही है, दिस इज 1, दिस इज 1.5, बीच में क्या आएगा 1.25। ये ले भैया, इधर रखो। Now further calculation we will discuss in next lecture। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज like it and subscribe it, and don't forget to press bell icon so that every new lecture or new concept, new videos will come to you first, and don't forget to subscribe. Thank you.